कहते हैं कि इंसान को अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए और मल्हार राव सरकार भी यही काम कर रहे हैं। वो अपनी जड़ें भूले नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत ही जो हैं गरीब परिवार से आते थे, एक चरवाहा परिवार से थे। उसके बाद में वो किराए के सैनिक बने और फिर अपनी कुशाग्र बुद्धि और वीरता ईमानदारी की बदौलत बाजीराव पेशवा की सेना में शामिल हुए। वहाँ एक सैनिक बने और वहाँ ईमानदारी और अपनी प्रखर बुद्धि का उन्होंने लोहा मनवाया, ताकत का लोहा मनवाया, और इसी बदौलत वो एक प्रांत के सूबेदार बने। अब बात ये आती है, सूबेदार हैं और एक आम इंसान भी रहे हैं। उन्होंने देखा है कि जनता के सामने क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, और यदि राजा सजग हो, राजा ईमानदार हो, जनता के प्रति वफादार हो और उनका भला करने की नीयत रखता हो, तो प्रजा खुश रह सकती है। क्योंकि वो जानते हैं प्रजा के सामने चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर और समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, वो हर एक से बिल्कुल वाकिफ़ हैं। इसीलिए वो इतने जनता में प्रिय हैं और जनता उनका मान सम्मान करती है। लेकिन बात अब ये आ गई है शिक्षा की। वो तो समझते हैं कि क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने भी बचपन से उस चीज़ को देखा है, परखा है और तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। मगर अब बात यह आती है कि यदि नारी शिक्षा, वो सिर्फ अपनी पुत्र वधू को शिक्षित नहीं करना चाहते। हालांकि बात यह है वो उसको शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है वो कुशाग्र बुद्धि की है, वो वीर है, वो जिद्दी नहीं है, बल्कि वो मेहनती है, वो लगनशील है। और यही वजह है, उन्होंने देखा है कि अहिल्या, वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव जो है पालने में दिख जाते हैं, तो उन्होंने अहिल्या के पाँव देखे हैं कि अहिल्या परचम जो है कहाँ तक लहरा सकती है। यही वजह है कि वो अहिल्या के माध्यम से पूरी जो नारी शक्ति है उसका भी उद्धार करने की सोच रहे हैं। क्योंकि शिक्षा जो होती है पूरे समाज को शिक्षित कर जाती है, और एक लड़की जब शिक्षित होती है तो कई पीढ़ियों को शिक्षित कर जाती है, परिवारों को शिक्षित कर जाती है। यही वजह है कि वो इतने उग्र भी हो गए हैं परिवार के सामने। लेकिन सिर्फ परिवार के सामने अपनी कठोरता दिखाने से या फैसला सुनाने से बात नहीं बनेगी। अब उनके महल के अंदर समाज के लोग आ चुके हैं, धर्म के लोग आ चुके हैं, धर्म के जो प्रख्यात विद्वान माने जाते हैं या फिर जो शिक्षा के विद्वान माने जाते हैं वो आ गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मल्हार राव सरकार एक शेर की भांति अपना पाँव एक बार पीछे खींचेंगे, जो हम कहावत सुनते हैं फिर शेर पे उस पर शिकार पे लपकता है, क्या वो वैसे एक बार नम पड़ेंगे, विनम्र हो जाएंगे और फिर कुछ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जनता के सामने ही इस तरह का माहौल पैदा कर देंगे कि हाँ, नारी शिक्षा भी आवश्यक है। या फिर वो यूं करेंगे जैसे एक राजा करता है, क्योंकि वो जनता के प्रति हमेशा ही उनके हित के लिए खड़े रहे हैं, उनके साथ खड़े रहे हैं। पहला मौका है जब वो जनता के सामने खड़े हैं। हालांकि वो जनता के लिए खड़े हैं, लेकिन जनता को लग रहा है, प्रजा को लग रहा है कि वो प्रजा के सामने खड़े हैं। ये बहुत ही वो बात आ गई जब पिता पुत्र आपस में एक दूसरे के विरोधी बनकर खड़े हों। वही माहौल यहाँ पर है जो खंडेराव और मल्हार राव सरकार से भी ज़्यादा भीषण है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि यदि जो समाज के जो लोग आए हैं उनकी बात मल्हार राव सरकार सर्वोपरि रखते हैं और अहिल्या की शिक्षा का फैसला एक बार टाल देते हैं, तो आने वाले बहुत सारे ऐसे फैसले हो सकते हैं जब प्रजा और कुछ लोग जो धर्म के से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो अपने आप को विद्वान मानते हैं किसी भी चीज़ में, वो सामने आके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे नहीं, ये तो गलत है। क्योंकि ये एक फैसला ये तय करेगा कि मल्हार राव सरकार कितनी अपने आगे तक की सोच रखते हैं और कहाँ आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि यदि वो अडिग रहे अपने फैसले पर तो जनता देर सवेर मान ही जाएगी, प्रजा देर सवेर मान ही जाएगी। जो धर्म के या फिर शिक्षा के ठेकेदार बने हैं वो भी मान जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें शिक्षा की महत्वपूर्णता जो है समझ में आएगी। लेकिन यदि वो आज पीछे हट गए तो उन्हें कई सारे मुद्दों पर जनता का, प्रजा का या इन ठेकेदारों का विरोध सहना पड़ेगा। और यहाँ बात सिर्फ पुत्र वधू की नहीं है, बल्कि भविष्य की एक नींव की है कि ठीक है अपने पिता के पास जाके वो पढ़ लेगी, लेकिन उसे युद्ध भी, कौशल भी सीखने हैं जो उसे अपने ससुराल में ही सीखने होंगे। और इन सब के लिए लड़ना पड़ेगा, आज से ही लड़ना पड़ेगा।